नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर चीन की तरफ से जो अपडेट्स रही उन्होंने बेस मेटल्स का मूड बिगाड़ा। क्या क्वांटम रहेगा स्टिमुलस का, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। डिफ्लेशन वरीज हैं चाइना में, जिसके कारण बेस मेटल्स में जो तेजी बनी थी वो ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से कच्चा तेल भी फिसला है। $1 के आसपास अपने प्राइसेस फिसलते हुए देखे हैं। ब्रेंट अब $78 के आसपास कर रहा है ट्रेड। वहीं बेमौसम की बारिश, दरअसल आईएमडी ने वार्निंग जारी की है। महाराष्ट्र समेत कुछ स्टेट्स में बारिश और थंडरस्टॉर्म हो सकता है, तो इसके क्या मायने हैं, क्या असर होगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं नुलबंग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह, एलएनपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा, आगे शो में स्काईमेट के प्रेसिडेंट और मेट्रोलॉजी क्लाइमेट चेंज के जीपी शर्मा मौजूद रहेंगे और एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे ग्वार की। लेकिन सबसे पहले बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं। सैटरडे को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चाइनीज फाइनेंस मिनिस्टर लैन फोन ने कहा कि वो डेट को तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे, ये प्लेज उन्होंने लिया। ये भी कहा कि प्रॉपर्टी मार्केट, जो कि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज़्यादा मेटल्स का कंजम्पशन होता है, उस मार्केट को सपोर्ट करेंगे। लेकिन क्या साइज रहेगा ओवरऑल स्टिमुलस का, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं रही, जिसके कारण काफ़ी कंफ्यूजन हुआ और यही वजह है कि बेस मेटल्स में हमने दबाव वापस बनते हुए देखा है। ऑल्दो कुणाल, चाइना स्टिमुलस के अलावा भी अगर आप बाकी फैक्टर्स भी देखें तो वो भी वरीसम ही है। फिर चाहे वो फर्दर यूएस रेट कट को लेकर अनसर्टेनिटी हो, ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक को लेकर चिंता हो, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो फर्दर वर्सन हुई हैं, वो भी रीजन है जो कि ऐड कर रहा है इम्पैक्ट में ओवरऑल कमोडिटीज पर। लेकिन कैसे देखते हैं आप इस चाइनीज डेवलपमेंट को विद रिगार्ड्स टू बेस मेटल्स? आई थिंक ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, बिकॉज चाइना ने अभी तक देखेंगे तो कोई भी पैकेज नहीं दिया है और चाइना के स्टॉक्स, चाइना की कमोडिटी मार्केट, सब में हमने रिकवरी आते हुए देखी है। सो उन्होंने सिर्फ आरआरआर कट किया था 50 बेसिस पॉइंट से, इंटरेस्ट रेट 2 बार 20 बेसिस पॉइंट से कट किया था और कहा था जो हाउसिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो निकालेंगे। तो इससे कोई नई फ्रेश लिक्विडिटी शार्पली इन्फ्यूजन नहीं होती है सिस्टम में। सो मार्केट वांटेड टू सी सम मीनिंगफुल पैकेज, $500 बिलियन का, $1 ट्रिलियन का पैकेज आना चाहिए, बट ऐसा कुछ आया नहीं। तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मार्केट में, पर वो लोग ने मार्केट को एज पे ही रखा है। वो कभी भी पैकेज लेके आ सकते हैं, तो कोई बड़ा मंदी नहीं होने देगा। तो बाई एट डिप्स की रणनीति अपनाइए। कॉपर 858, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 858 857 के आसपास लीजिए। ऊपर में 870-75 जाने की जगह रखता है ट्रेडिंग के लिहाज से, और 850 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, भूपेश, आपका व्यू क्या है पूरे ही बेस मेटल्स पर और आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? जी नमस्कार। अगर बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स में मुझे बाजार अभी एक रेंज बाउंड मोड में ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें कि विशेषकर कॉपर की बात करें तो अक्टूबर वायदा मुझे लगता है कि 823 से लेकर 844 की रेंज में ट्रेड करते रहना चाहिए। जैसे ही मार्केट आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेता है, तब एक नई पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। इसके साथ ही मैं कहूंगा कि बेस मेटल्स में अगर बात करें तो कॉपर की तुलना में जिंक का बाजार मुझे काफी अच्छा लगता है, जिसमें कि 283 या 281 के आसपास कहीं भी जिंक का वायदा मिलता है तब खरीदारी करनी चाहिए। 279 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसमें पोजिशनल टारगेट 291 293 के संभावित रहेंगे। ओके, अच्छा कुणाल, क्विकली एल्यूमिनियम पर क्या व्यू रहेगा आपका? एल्यूमिनियम बहुत तेजी लग रहा है मुझे दीपाली जी। एल्यूमिनियम में एल्यूमिना के प्राइस चाइना में आज से 1 महीने पहले 3,500 युआन था पर टन। वो फ्राइडे को 4,500 युआन पर टन था और आज सवेरे 4,800 युआन पर टन है। सो एल्यूमिना जो की इंग्रेडिएंट है एल्यूमिनियम बनाने का, वो मार्केट बहुत टाइट होती जा रही है। सो अगर एल्यूमिना का प्राइस बढ़ता है, दूसरा कंपोनेंट होता है बॉक्साइट। तो इवन बॉक्साइट की मार्केट में हम देखेंगे 2 महीने में ऑलमोस्ट 7 से 8% की तेजी आ गई है। तो जो एल्यूमिना की तेजी है उसके कारण एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मार्केट बहुत टाइट है एल्यूमिना की, जो की इंग्रेडिएंट है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। तो एल्यूमिनियम में तेजी हो जाएगी। 250 200 255 के टारगेट्स के लिए आप होल्ड कर सकते हो, लेके खड़े रह सकते हो। ध्यान तेजी का है। ओके, तो व्यू तेजी का है। एल्यूमिनियम में भी 244-45 पर फिलहाल प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर बेटर दिखाई दे रही है एज पर
कुणाल और भूपेश ने भी जिंक पर अपना कन्विक्शन जाहिर किया है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस थोड़ा हल्का हुए हैं। ब्रेंट $70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन जो चाइना का इन्फ्लेशन डेटा रहा वो भी डिसअपॉइंटिंग रहा, लैक ऑफ क्लैरिटी रही, क्या इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज मिलेगा, और डिमांड को लेकर तो चिंता पहले से बनी हुई है ही, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन से लगातार हमने प्राइसेस को सपोर्ट बनते हुए देखा है। तो ऐसे में अब नियर टर्म रेंज क्या रह सकती है, क्या व्यू है इन सरों से, इस पर व्यू ले लेते हैं। बताइए कुणाल, क्या राय रहेगी आपकी ओवरऑल कच्चे तेल पर मौजूदा डेवलपमेंट्स के बीच में? कच्चे तेल में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो है लीबिया से 1.25 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। सो दैट इज लेड टू अ फॉल इन ऑयल प्राइसेस। सेकंड, वीकेंड में कोई स्ट्राइक नहीं किया गया इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर, जो मार्केट में उसके कारण एक प्रीमियम बिल्ट हो रहा था, वो भी एज ऑफ नाउ निकल गया। पर ये हफ्ते में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए फिर से मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में फिर से आपको एक प्रेशर देखते हुआ मिलेगा। मुझे बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है एज ऑफ नाउ। शॉर्ट टर्म में $1-8 नीचे आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 62.10 के आसपास बाई कीजिए, 6150 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 6350 का टारगेट। ओके, आपकी राय क्या है भूपेश कच्चे तेल पर? जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में मुझे लगता है कि एक बार भाव में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर वॉर का प्रीमियम देखा जाए तो वो भाव में ऑलरेडी कैश हो चुका है। तो जहाँ तक देखा जाए, बात करें कि बाज़ारों के भाव की, तो 6450 से लेके 6250 के मध्य बाज़ार रेंज में रहने की संभावना रहेगी, और ऊपर के भाव में बिल्कुल भी एंट्री करने की सलाह नहीं रहेगी। अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 6100 या और नीचे कहें तो 6050 के आसपास खरीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, चलिए राय क्विकली है बुलियंस पर भी ले लेते हैं, जहां पर सोने में एक दायरे में कारोबार हो रहा है, और चांदी को देखेंगे तो आज के कारोबार में थोड़ी नरमी ही यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है या फिर कह सकते हैं जो रेंज नियर टर्म में बनी है वो इंटैक्ट है फिलहाल दोनों ही कमोडिटीज में। कुणाल, क्या राय है सोना चांदी दोनों पर ही? मुझे लग रहा है सोना चांदी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, और प्रॉफिट टेकिंग के कारण सिल्वर 200-300 रुपया, 500 रुपया और गोल्ड 200 रुपया और नीचे जा सकता है। बट अभी भी मैं मंदी में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, वो करेक्शन में तेजी का ही ध्यान बन रहा है। सो $2600 का इंटरनेशनल गोल्ड का सपोर्ट नजर आ रहा है, और सिल्वर की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट $29 का सपोर्ट नजर आ रहा है। ये दोनों लेवल्स के नीचे नहीं जाना चाहिए, और डिप पे बाय करने की ही रिकमेंडेशन मेरी रहेगी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में। ओके, चलिए तो डिप्स पर बाय करने की सलाह है, सोने और चांदी दोनों में ही। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जीपी शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो मौसम के मिजाज को समझेंगे उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कमोडिटी राउंड पर बात करेंगे मॉनसून अपडेट की, क्योंकि इस साल मॉनसून की वापसी में देरी दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश लगातार इंटेंसिटी काफ़ी हाई रही है। इसके पीछे क्या कारण है, फसलों पर क्या असर होगा, कितना असर होगा, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। स्काईमेट में प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा हमारे साथ बने हुए। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। 12 से 16 अक्टूबर के बीच की बात हो रही है, आईएमडी ने जो इनफैक्ट रिपोर्ट जारी की है, और महाराष्ट्र समेत कुछ स्टेट्स रहेंगे जहां पर थंडरस्टॉर्म हैवी रेनफॉल हो सकती है। ऑलरेडी हमने थर्सडे फ्राइडे के दिन काफ़ी बारिश देखी भी थी महाराष्ट्र रीजन में। तो सबसे पहले तो ये डिलेड विड्रॉल ऑफ मॉनसून है, इसके पीछे कारण क्या है, और क्या इंटेंसिटी रहने वाली है अब थंडरस्टॉर्म या फिर बारिश के अगले 2-3 दिनों में? देखिए दीपाली, वैसे तो जो नॉर्मल डेट ही साउथ वेस्ट मानसून की विड्रॉवल है, कंप्लीट विड्रॉवल, वो 15 अक्टूबर होती है। और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं तो वो तो ओवरशूट कर रही है लगभग उस समय तक, जब तक नॉर्थ ईस्ट मानसून के आने का समय होता है तब तक करीब ओवरलैपिंग है। तो इस बार तो हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी कि 1-2 दिन में ही मानसून कंप्लीटली विथड्रॉ हो जाना चाहिए पूरे देश से, साउथ वेस्ट मानसून। और उसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्व मानसून है, वो ऑनसेट हो जाना चाहिए। हालांकि परिस्थितियां उसकी भी अभी बनी हुई हैं, बाकायदा बनी हुई हैं, पर क्योंकि अभी साउथ वेस्ट मानसून कंप्लीटली विथड्रॉ नहीं हुआ तो इसलिए उसका ऑनसेट डिक्लेयर तब तक नहीं कर सकते। लेकिन और 24-48 घंटे की बात है, नॉर्थ ईस्ट मानसून बिल्कुल, और इस बार तो तेज और लगभग धमाकेदार मानसून जो शुरुआत होगी नॉर्थ ईस्ट मानसून की, उसमें ये वाला नॉर्थ ईस्ट मानसून गिना जाएगा। और जैसे आपने बताया
हालाँकि पिछले 2-3 दिनों में कुछ अनसीज़नल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह की वर्षा हुई है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण रीजन की बात करें या मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों की बात करें, कुछ क्षेत्रों में थोड़ी मध्यम से भारी वर्षा हुई है, जो कि इस समय जनरली नहीं होती है। दक्षिण भारत में तो एक सामान्य सी बात है, पिछले 24 घंटों में अच्छी वर्षा हुई है। तमिलनाडु तट पर, केरला के क्षेत्रों में, कर्नाटक के भीतरी भागों में भी अच्छी वर्षा हुई है। लेकिन जो आने वाला स्पेल है, जो कि आज से ही शुरू होगा, लेकिन ज़्यादा वर्षा जो है, मैं तो कहूँगा 16 तारीख को, आज, कल और फिर कल 4 दिन वर्षा का दौर चलेगा। एक सिस्टम जो है वो बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जो उत्तर-पूर्व मानसून का पहला सिस्टम होगा बंगाल की खाड़ी का। मुझे तो ऐसी आशंका है कि वो तेज़ होके हो सकता है उसके बाकायदा एक जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसको बोलते हैं, उसका भी बनने की संभावना ज़रूर रहेगी। सबसे तेज़ बारिश की बात करें, जिसमें कि जिसको फ्लडिंग रेन्स कहते हैं, डैमेजिंग रेन्स कहते हैं, वो 16 तारीख को होनी चाहिए। लेकिन आज और कल भी तमिलनाडु, पूरे तमिलनाडु, विशेषकर जो कराईकल, पुडुचेरी और उसके नीचे का ट्यूटिकोरिन तक का एरिया है, इनमें भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। जी। ओके। अच्छा, क्विकली फिर शर्मा साहब, एक और चीज़, एक चिंता ये भी है लगातार कि जो समर सोन क्रॉप्स हैं, जैसे राइस हुआ, कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, पल्सेस, इन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? हालांकि अभी सिर्फ एंटिसिपेशंस हैं, एक्चुअल पिक्चर तो अभी क्लियर नहीं है, बट आपके हिसाब से क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? जितना इम्पैक्ट होना था वो हो गया। इसके बाद से अभी कोई ऐसी वर्षा की उन क्षेत्रों में जहाँ की मानसून विथड्रॉ हो जाता है, उसके बाद उसकी संभावना ना के बराबर रहेगी। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, लेकिन इसके बाद वहाँ हमें शुष्क मौसम की संभावना रहेगी। वर्षा जो है केवल दक्षिण भारत में, जिसमें कि लगभग आंध्र प्रदेश से लेके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और जो भीतरी भाग है इनके और जो तटवर्ती क्षेत्र है, वर्षा इन क्षेत्रों में ही रहेगी। बाकी क्षेत्रों में हाँ, पहले क्योंकि अनसीज़नल रेन जो हुई है उसके कारण कुछ तो असर पड़ा है उनका। गुजरात जैसे क्षेत्र में भी कुछ पॉकेट्स में अच्छी वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई। लेकिन इसके बाद अब वहाँ मौसम में सुधार हो जाने की संभावना रहेगी और कोई भी फ्रेश चैलेंज वहाँ नहीं रहेगा उन फसलों के लिए जिनको अभी वर्षा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी। सर एक ही चलिए, शुक्रिया शर्मा जी, पूरी पिक्चर क्लियर बताने के लिए। बारिश कैसी रह सकती है अगले 4 दिनों तक? बारिश का विड्रॉवल हो जाएगा कंप्लीटली फसलों को फिलहाल, हालांकि जो नुकसान होना था अब तक हो चुका है, आगे नुकसान होने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करेंगे ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। ग्वार कम 2 हफ्तों की ऊंचाई पर है। क्या है रीजन, इस पर बातचीत करते हैं। एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। पुखराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हालांकि रिपोर्ट्स तो यही रही हैं कि डिमांड बेटर हुई है, होल्डिंग्स स्पेकुलेटर्स की तरफ से इंक्रीज की गई हैं, शायद इसलिए प्राइसेस बढ़े हैं। आप कैसे देखते हैं इस प्राइस मूवमेंट को, क्या वजह देखते हैं? पुखराज जी, आपको ऑडियो मिल रही है? चलिए पुखराज जी से रिकनेक्ट करते हैं, लेकिन कुणाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, पहले तो इनफैक्ट यही बताइए जो हम शर्मा जी से बात कर रहे थे, राइस, सोयाबीन, कॉटन, पल्सेस, कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं क्या ये डिलेड विड्रॉवल या जिस तरीके की बारिश हुई हाल फिलहाल में? Yes, it will have impact on these crops, जैसे शर्मा जी ने कहा, क्योंकि this is not the time where we see this kind of rain, और इसके कारण adverse effect आपको definitely देखने मिलेगा. This is slightly this is going to cause inflationary shock for the short term. फिर बाद में winter crops कैसे रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये अच्छे न्यूज़ नहीं है. पुखराज चोपड़ा हमारे साथ रिकनेक्टेड है। पुखराज जी, पहले तो ग्वार पर आपकी राय चाहिए, जो तेजी बनती हुई दिखाई दी है, क्या वजह आप देखते हैं, क्या व्यू है इस प्राइस मूवमेंट पर? देखिए दीपाली जी, लगातार जो पिछले साल से अब तक ग्वार की जो डिमांड है और जो निर्यात है वो बहुत अच्छा रहा है। 27,000 से 29,000 टन के बीच में चल रहा है और ये इसको अच्छा कहा जा सकता है। पिछले साल की तुलना में काफी अच्छी मात्रा में गम गया है। और दूसरी बात है कि जहां तक अराइवल है, अभी तक अराइवल का प्रेशर नहीं बना है, इसलिए आप यूं भी समझ सकते हैं इसकी शॉर्टेज है।
और तीसरी बात है कि अभी इन दिनों में पिछले 15 दिनों में खेती में भी थोड़ा नुकसान है, कुछ गर्मी की वजह से है, कुछ बीमारी की वजह से है। ऐसा आमतौर पर होता है जब किसी तरह की बीमारी लग जाती है, जब पहले फंगस का रोग लग गया था, उसके बाद में इसको झुलसा बोलते हैं, जो गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती है, उससे पौधे सफेद हो जाते हैं, तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ा है। पर कुल मिलाकर जो खपत के मुकाबले 1 करोड़ 10 लाख बोरी की खपत है, उसके मुकाबले 70 लाख बोरी फसल का अनुमान है, तो इसलिए तेजी की संभावना इसमें लगातार बनी हुई है दीपाली जी। ओके, तो कितना प्राइसेस यहाँ से और बढ़ सकते हैं फिर अंदाजन? देखिए, मैं ये ऐसा मानता हूँ कि पूरी सीजन के अंदर नीचे में 5500 रुपए, ऊपर में 6000 के आसपास या 6100-6200 के आसपास ग्वार का भाव रहना चाहिए। इसके अंदर यदि बहुत बड़ी कोई तेजी मंदी आएगी तो उसके बाद डिमांड पे आएगी। यदि उससे भी बड़ी डिमांड निकल के आ जाती है और फॉरेनर भाव बढ़ा के लेने के लिए आ जाते हैं तो इसके भाव और बढ़ सकते हैं। बाकी फसल अनुमान के अनुसार और अब तक के अनुमान के अनुसार तो यही भाव रहेंगे। अच्छा पुखराज जी, अभी हम डिलेड विड्रॉल ऑफ मॉनसून की बात कर रहे थे। अगर हम आपके राज्य की बात करें, राजस्थान की, तो ग्वार के अलावा सोयाबीन भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, समर सोइंग क्रॉप है, और आशंका तो यही जताई जा रही है कि इम्पैक्ट हो सकता है। आप कैसे देखते हैं स्थिति? देखिए मैडम, अभी जो 2-3 दिन पहले जो बरसातें हुई है उससे जो दक्षिणी राजस्थान है उस एरिया के अंदर जो धान की खेती का एरिया है वहाँ पे जरूर नुकसान हुआ है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, इस जगह पे कोई नुकसान नहीं है। और अब यहाँ तो मानसून विड्रॉ भी कर चुका है, इसलिए कोई नुकसान की संभावना नहीं है। हाँ, पकी हुई फसलों पे जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत फसाद पड़ी है, जिसमें हमारे इधर मोट की जो फसल पे जहाँ कटी हुई थी वहाँ बरसात पड़ी है तो मोट को डैमेज हुआ है, नुकसान पहुंचा है। बाकी इस राजस्थान के एरिया में कोई नुकसान की संभावना नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया पुखराज जी अपने व्यूज देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की स्थिति है। क्विकली कुणाल, ग्वार पर आपकी राय क्या रहेगी? गुआर में मेरा ध्यान तेजी का है। मुझे लग रहा है भले क्रूड के प्राइस नीचे आ रहे हैं, बट गुआर सीड इंडियन डिमांड सप्लाई सिनेरियो को देखते हुए एक्सचेंज में पोजीशनिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है 5800 की ओर जा रहा है। डिप पे बाय कीजिए या करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कीजिए। 5200 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 5800 को 6000 के प्राइस आ जाएंगे। ओके, शुक्रिया कुणाल आपका अपने व्यूज देने के लिए और स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।